हेलो क्लास 8। मैं हूं जितिशा अग्रवाल और आप देख रहे हैं बायोवेव्स। आज की वीडियो में हम क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट करने वाले हैं। हम करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये तो आपको पता ही होगा। सबसे पहले हम चैप्टर का नाम लिख लेते हैं, क्रॉप। अरे मैम, आप चैप्टर का नाम भी लिख के नहीं लाई। क्रॉप प्रोडक्शन क्या हो गया बेटा, लिख लिख के ही पढ़ाना है। आप भी डालो अपनी नोटबुक में, नोट्स निकाल लो, पेंसिल ले लो हाथ में, पेन ले लो हाथ में, अपने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर नोट्स बनाओ मैम के साथ मिलकर। मैम कुछ भी लिख कर नहीं लाई है स्लाइड्स पर, ठीक है। पूरी स्लाइड्स खाली हैं। मैम आपके लिए जेपीएम भी लेकर आई। जेपीएम क्या है मैम? जेपीएम मैम बताएंगी क्या है। बहुत ही स्पेशल चीज़ें हैं पूरी स्लाइड में, ठीक है। बहुत ही मज़ा आने वाला है पूरी वीडियो में बेटा। चलो, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट हमें पढ़ना क्यों है मैम? बहुत बोरिंग चैप्टर हमें लग रहा है। बेटा देखो, खाना आप खाते हो। देखो 6th क्लास में हमने चैप्टर पढ़ा था फूड, ठीक है। 7th क्लास का भी फर्स्ट चैप्टर कुछ ऐसा ही था, फूड से रिलेटेड, हाँ, न्यूट्रिशन, ठीक है। देखो फूड चैप्टर था 6th क्लास का पहला चैप्टर, खाने के बारे में। दूसरा चैप्टर उसमें सोर्सेस था। फर्स्ट चैप्टर 7th क्लास में था खाने को पचाया कैसे। खाना की बात कर ली, खाने की वैरायटीज़ की बात कर ली, और 7th क्लास में उसको पचाने की बात कर ली। लेकिन किसी ने उसकी बात करी, उस किसान की बात करी कि उसने उसको बनाया कैसे, उसने उसमें इतनी मेहनत करी, उसने किस तरीके से उसको उगाया होगा, कितनी उसमें मेहनत करी होगी। हम तो यहाँ पे बैठ के बस उसको खा लेते हैं और उसका स्वाद ले लेते हैं, आहा मम्मी खाने में आज तो मज़ा ही आ गया। लेकिन उसके पीछे उस किसान की कितनी मेहनत है, आज हम उसको देखने वाले हैं। अब क्रॉप क्या होती है? फर्स्ट टॉपिक है आपका क्रॉप। क्रॉप क्या होती है? क्रॉप बेटा, क्रॉप ये होती है जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। बेटा वैसे तो क्रॉप क्या होती है, यहाँ पे पूरा एक लार्ज फील्ड होना चाहिए था, उसमें सेम टाइप की क्रॉप करी जाए, सेम टाइप के प्लांट्स आपके लगाए जाएं, उसी को हम क्रॉप कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम सिर्फ गेहूं की फसल कर दें बहुत लंबे आपके एरिया में, तो उसको हम क्रॉप कह देंगे कि यहाँ पे गेहूं की क्रॉप हो रही है, फसल हो रही है। या फिर यहाँ पे हम राइस ही राइस लगा दें तो यहाँ पे राइस की फसल हो रही है, ठीक है। मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे छोटे छोटे बना दिए। ये समझ लो एक बड़ा लार्ज एरिया है, आप बड़े हो गए हो, मैच्योर हो गए हो, 8th क्लास में आ गए हो, तो इसको कोई बड़ा फील्ड में आप इमेजिन कर लो, ठीक है। तो एक गेहूं का फील्ड है, उसकी गेहूं की क्रॉप है, ठीक है। ये एक पत्ता गोभी बन गई, उसकी क्रॉप है, ठीक है। ये टोमेटोज, ठीक है। समझ आ गया? इस तरीके से आपके बड़े बड़े फील्ड हैं और अलग अलग आपकी क्रॉप है। मैंने एक ही इमेज में क्यों जोड़ा है, ताकि आपको पता चल जाए कि सिर्फ क्रॉप एक ही चीज़ की नहीं होती। जिस चीज़ की हम एक ही जगह पे लार्ज स्केल पे जिस चीज़ को हम क्रॉप प्लांट लगा दें, उसी चीज़ की क्रॉप बन जाती है। समझ में आ गया? क्रॉप बेसिकली क्या है, लार्ज स्केल पे हम जिस चीज़ के प्लांट्स लगा दें उसी को हम क्रॉप कह देते हैं। सॉरी, प्लांट लगा दें हम उसी को हम क्या कह देते हैं, क्रॉप कह देते हैं। उसी की हम डेफिनेशन की फॉर्म में लिख देते हैं, व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड। यहाँ पे अलग अलग टाइप के दिखाए गए हैं बेटा, कंफ्यूज मत होना, सिर्फ आपको समझाने के लिए, ताकि बहुत सारी क्रॉप दिखाई गई हैं यहाँ पे। व्हेन प्लांट ऑफ सेम काइंड are cultivated at one place। एक ही जगह पर जब सेम काइंड के प्लांट आपके कल्टीवेट करे जाते हैं बहुत बड़े एरिया पर, ये भी लिख लो, ऑन लार्ज स्केल, उसी को डेट इज कॉल्ड क्रॉप, ठीक है। उसी को हम क्रॉप कहते हैं। कितनी इजी है, वाओ। हम तो इसको क्रॉप को पता नहीं क्या समझ रहे थे, ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है। हेल्दी क्रॉप, हेल्दी लाइफ, वाओ, सही कहा आपने, सही कहा। अब कितनी टाइप की क्रॉप होती है हमारे तो समझ में नहीं आया। तो आपकी काफ़ी टाइप की क्रॉप होती हैं, आपकी 3 टाइप्स की क्रॉप होती हैं, 3 टाइप्स की आपकी क्रॉप्स होती हैं। देखो साइड में झंडा भी लगा हुआ है, खरीफ क्रॉप, राबी क्रॉप एंड जेड क्रॉप। मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, ये मेरी पीपीटी में ही बना दिया, ठीक है। तो खरीफ क्रॉप, राबी क्रॉप, जेड क्रॉप,
ये क्या होता है, और हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। हमने क्रॉप भी पढ़ लिया था लेकिन स्कूल में समझ में ही नहीं आया कि खरीफ क्रॉप कब करी जाती है, राबी क्रॉप कब करी जाती है और जेड क्रॉप कब करी जाती है। लेकिन बेटा अब आ गया है आपका जेपीएम। जेपीएम क्या है मैडम? हम तो बहुत, हमारे अंदर एक मच रही थी क्या है जेपीएम, तो बेटा ये है आपका जेपीएम। जेपीएम क्या है मैम? जेपीएम एक ऐसा सेंटेंस है जिस तरीके से आप सारी की सारी क्रॉप याद कर सकते हो। सबसे पहले समझो राबी क्रॉप होती क्या है। देखो राबी क्रॉप, आर फॉर राबी, देखो कलर चेंज कर लेती हूँ, मुझे भी बड़ा एक्साइटमेंट हो रही थी आपको समझाने की। आर फॉर राबी, आर फॉर रजाई, और रजाई आप कब ओढ़ते हो? विंटर में ओढ़ते हो। ठीक है, इतना पता चल गया कि राबी क्रॉप विंटर क्रॉप होती है। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। आर फॉर रजाई और राबी क्रॉप आपकी विंटर में होती है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब एक सेंटेंस याद रखना है आपको। अब जेपीएम की फुल फॉर्म क्या, पहले वो तो बता दो। जितिशा पूकी निमोनिक्स है। पूकी, हाँ मुझे अच्छा लगता है पूकी, आजकल चल रहा है ना पूकी। जितिशा पूकी निमोनिक्स। इसी तरीके से मैं जेपीएम लेती रहूंगी सारी वीडियोस में, ठीक है, जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी, मतलब जहाँ जहाँ बच्चों को ज़रूरत लगेगी। तो विंटर्स बहुत है, गर्म पानी मंगा दो। देखो विंटर में आपको बड़ी ही ज़रूरत पड़ती है गर्म पानी की, क्योंकि चिल्ड पानी हो जाता है आपकी, जहाँ भी आप पानी स्टोर करके रखते हो बोटल्स में, तो आप बोलते हो विंटर बहुत है, गर्म पानी मंगा दो। बस रजाई में बैठे बैठे गर्म चाय और हॉट वाटर आपको चाहिए होता है। ठीक है, तो विंटर बहुत है, गर्म पानी मंगा दो, इसे हम याद रखेंगे। विंटर से वीट, बहुत से बार्ले, गर्म से ग्राम, पानी से पीस, मंगा दो से मस्टर्ड। और इस तरीके से आपको सारी की सारी राबी क्रॉप्स भी याद हो गई, और राबी क्रॉप्स आपकी विंटर में बोई जाती हैं, ये भी आपको याद हो गई। और इस तरीके से आपका जेपीएम काम कर गया। समझ में आ गई मेरी बात? चलो एक और जेपीएम देखते हैं खरीफ क्रॉप्स के लिए। खरीफ क्रॉप्स, देखो हर तरफ खराब रोड कब हो जाता है? जब आपकी हर तरफ खराब रोड कब हो जाता है? जब आपका मॉनसून सीजन होता है। मॉनसून सीजन में तो अच्छा हो जाता है। नहीं बेटा, देखो बेटा, नहीं, रोड खराब हो जाते हैं क्योंकि कीचड़ हो जाती है हर साइड। तो आपका खरीफ क्रॉप कब खराब? खरीफ खराब हो जाते हैं रोड मॉनसून सीजन में बारिश की वजह से। तो मॉनसून क्रॉप, खरीफ क्रॉप्स को हम बोलते हैं। अब देखो लड़की अपना चॉकलेट केक लेकर जा रही थी, मुझे बड़ा दुख हुआ था इसको बनवाने में। जब मैंने चैट जीपीटी से बोला था ना इसके लिए, तो मुझे बड़ा दुख हुआ था इस लड़की के आंसू देखकर। तो मुझे लगा, मैंने कहा बारिश में छुप जाए शायद, अब छुपा दे रही हूँ। ठीक है, अब तो और दुख हो रहा है। तो देखो सेंटेंस देखो बेटा, जल्दी जल्दी में रास्ते में मेरा चॉकलेट केक गिर गया। जल्दी जल्दी में रास्ते में मेरा चॉकलेट केक गिर गया। देखो बारिश हो रही थी, बेचारी का पैर फिसल गया और उसका चॉकलेट केक गिर गया। रास्ते में बारिश पड़ गई थी, सड़कें खराब हैं, सही करवाई नहीं है सरकार ने। जैसे अब बच्चे एजुकेशन सिस्टम के लिए लड़ रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान को हटा नहीं रहे हैं, सड़कों को क्या ही साफ कराएंगे, सड़कों को क्या ही ठीक कराएंगे। एजुकेशन सिस्टम तो ठीक कराया नहीं जा रहा है, सड़कों की क्या ही उम्मीद करी जाए बेटा। तो खरीफ खराब रोड कब हो जाते हैं? मॉनसून में तो और ही ज़्यादा खराब हो जाते हैं, तो तभी ये क्रॉप बोई जाती हैं आपकी। और सेंटेंस याद रखना है, जल्दी जल्दी में रास्ते में मेरा चॉकलेट केक खराब हो गया, सॉरी गिर गया। समझ में आ गई मेरी बात? तो जल्दी से ज्वार याद रखना है, दूसरे वाले जल्दी से जूट याद रखना है, रास्ते में राइस, मेरा से मेज, चॉकलेट से कॉटन, केक से आपका कॉफ़ी याद रखनी है, और गिर गया से आपको ग्राउंड नट याद रखना है। और इस तरीके से आपको खरीफ क्रॉप्स याद हो जाएंगी। साइड की बातें आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, जो कि है जेपीएम स्पेशल। और एक और जेपीएम देख लेते हैं आपकी जेड क्रॉप्स के लिए। अब देखो जेड क्रॉप्स बची कुची तो समर्स में ही होंगी, ठीक है, बहुत बहुत ज़रूरत है। ज से जेड और जेड से ही मैंने शुरू कर दिया है इस क्रॉप को, ठीक है। जेड क्रॉप बची हुई आपकी समर क्रॉप होती है, ठीक है। ज़रूरत है इतनी गर्मी में मुझे वाटर कूलर की, वाटर कूलर नहीं मंगाया तो फ्रिज मंगा दो। समझ में आया? वाटर कूलर में पानी ठंडा रहता है, और वाटर कूलर नहीं मंगाया जा रहा तो मेरे लिए फ्रिज खरीद दो। समझ में आई मेरी बात? तो ज़रूरत है इतनी गर्मी में मुझे वाटर कूलर की, वरना फ्रिज खरीदो। इससे कैसे याद रखोगे? ज़रूरत है से जेड क्रॉप, ज़रूरत है इसलिए जोड़ा है मैंने जेड क्रॉप। इतनी गर्मी में समर क्रॉप, आहा इतनी गर्मी में मैंने समर क्रॉप भी जोड़ दिया है। देखो बेटा, तो आपको पता चल जाएगा कि समर क्रॉप की आपकी बात हो रही है। ट्रिक में ही दोनों चीज़ें जोड़ दी, उसमें तो आपको खराब से मॉनसून सीजन याद आ जाएगा, उसमें आर से रजाई याद आ जाएगी, और यहाँ ऐसा मुझे कुछ मिल नहीं रहा था इसलिए मैंने ज़रूरत से आपकी जेड क्रॉप जोड़ दी। इतनी गर्मी में मैंने आपकी समर क्रॉप जोड़ दी। देखो बेटा, हर चीज़ का सॉल्यूशन है मेरे पास।
मुझे से मैंने मस्क मेलन, वाटर से वाटरमेलन, कूलर से कुकुम्बर, वरना से देखो थोड़ा सा याद रख लेना, बस वरना का वी कर लो, वरना से वेजिटेबल, और फ्रिज खरीदो से फॉडर क्रॉप आप याद रख सकते हो। आहा, मज़ा आ गया मैडम, मज़ा आ गया, और सारी की सारी क्रॉप्स हमको याद हो गई। ऐसे कैसे नहीं होती बेटा, जेपीएम है जेपीएम। समझ में आ गया? आप पता चल गया कैसे कैसे पूकी पॉइंट्स हैं हमारे पास। इसको तो रेड से बना दूँ, ऐसे देखो, इसको तो इसमें भी लगा हुआ है पूकी। ठीक है, इस तरीके से हमने जेपीएम स्पेशल से आपको खरीफ क्रॉप, राबी क्रॉप और जेड क्रॉप्स याद करवा दी। अब हम आ जाते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस पर, जिसमें बहुत सारी प्रैक्टिसेस लगती हैं बेटा, बहुत सारी प्रैक्टिसेस करनी पड़ती हैं। किसान को बहुत धूप में उसको मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे ही आपकी फसल नहीं आ जाती, ऐसे ही ये फसल नहीं उग जाती आपकी। इतने जेपीएम भले ही ईजी है, लेकिन वो फसल को उगाना ईजी नहीं है बेटा, बहुत मेहनत लगती है। एक वीडियो बनाने में ऐसे ही मेहनत लगती है एक फसल को उगाने में। जैसे एक वीडियो बनाने के लिए पहले पीपीटी बनाई जाती है और प्रिपरेशन करी जाती है बहुत सारी, और आपके लिए बहुत सारी मेहनत करी जाती है। उसको कॉन्सेप्ट तो हर बुक में होते हैं और वीडियो भी बहुत होती हैं, लेकिन उनको बनाना, उनको ईजी बनाना और उनके लिए उनमें जेपीएम्स डालना और उनको किस तरीके से बच्चों को प्रेजेंट करना है ताकि वो बोर ना हो, और अपने लिए एक लाइफ में चाहे कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो उसको एक एनर्जेटिक तरीके से बच्चों के आगे शो करना, फिर उस वीडियो को एडिट करना और फिर पोस्ट करना, और फिर बिना व्यू की एक्सपेक्टेशन रखे उस चीज़ को एक्सेप्ट करना। इस तरीके से ही एक किसान होता है, उस फसल को बोता है। पहले प्रिपेयर करता है उस सॉइल को, फिर बीज को बोता है, फिर उसमें मतलब उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का यूज़ करता है, वो भी हम बताएंगे क्यों यूज़ करे जाते हैं। उसमें पानी देता है, इरिगेशन प्रोसेस होता है, प्रोटेक्शन करता है फ्रॉम वीड्स क्या होते हैं मैम, तो वीड्स भी बताएंगे मैं आपको। फिर हार्वेस्टिंग होती है, फिर उसकी स्टोरेज होती है, फिर उसके बाद जाके एक स्टोरेज, मतलब आपको अब आपकी क्रॉप आपकी मिल चुकी है, ठीक है, वो भी बिना किसी एक्सपेक्टेशन के बस रख रहा है आपकी फसल को। ठीक है, सबसे ज़्यादा गरीब भी एक तरीके से किसान ही होता है। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, आप समझ ही पा रहे होंगे, किसान के ऊपर ही बहुत ही ज़्यादा बोझ है। जो खाना हमारे लिए दे रहा है, जो खाना हमारे लिए बो रहा है, वो खुद भूखा सो रहा है। बहुत डीप लाइन बोल दी मैंने, बहुत डीप लाइन बोल दी बेटा। आगे चल रहे हैं, चलो ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, कैसे हम सॉइल को प्रिपेयर करेंगे, कैसे हम सॉइल को प्रिपेयर करेंगे और क्यों हमें प्रिपेयर करने की सॉइल की ज़रूरत पड़ रही है। ऐसी क्या बात है जो हमको सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ रहा है? तो बेटा सॉइल को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। देखो, आपने देखा होगा कि जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, वो ऊपर से बहुत खड़ंक टाइप पड़ जाती है। खड़ंक ही बोलूँगी मैं तो, क्रैक्स पड़ जाते हैं उसमें। तो उसको ऊपर से ऐसे एक खुरफी टाइप होता है, उससे थोड़ा उसको ऊपर नीचे करना तो पड़ेगा ना, ताकि एक तो उसका ऊपर का जो रफ सरफेस है वो हट जाए, नीचे की उसकी नमी ऊपर आए। एक तो देखो ये चीज़ हो गई, ठीक है। उसका ऊपर का जो खड़ंग टाइप है वो चीज़ हट जाए, जो बेकार सॉइल है वहाँ से हट जाए, और नीचे की जो अच्छी वाली न्यूट्रिएंट वाली सॉइल है वो ऊपर आ जाए। ठीक है, बात समझ में आ गई मेरी बात? अब देखो, उसके बाद अब उसमें जो नीचे अर्थवर्म्स थे, माइक्रोब्स थे, वो उनकी जो ग्रोथ है वो भी वहाँ से प्रमोट होना शुरू होगी, तो वो आपकी ऊपर आ जाए। इसलिए अब एक और बात जो मैंने बताई, न्यूट्रिएंट्स उसके ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा, जब आप प्लांट लगाओगे तो उनकी जो रूट है वो ईजिली आपकी डीप जा सकें, क्योंकि देखो जब ऊपर से खड़ंक सॉइल होगी तो वो रूट उसकी ज़्यादा नीचे तक हम नहीं जा पाएंगी। जब आप सॉफ्ट सी अच्छी क्वालिटी की सॉइल जब वहाँ पे होगी तभी तो रूट्स उसकी ज़्यादा नीचे तक जा पाएंगी। जो भी आप उसमें सीड पहले डालोगे वो अच्छे से आपके नीचे जा पाएंगी, तो जब उनमें से रूट्स निकलना शुरू होंगी तो वो अच्छे से आपकी फैल पाएंगी। समझ में आ गई है मेरी बात? तो उसी तरीके से एक प्रिपरेशन भी शुरू होनी चाहिए। ठीक है, एक प्रिपरेशन, थोड़ा बोल नहीं पा रही, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल भी ज़रूरी होती है। ठीक है, डेफिनेशन बहुत सिंपल है। अभी मैंने बोला खड़ंक टफ पड़ गई थी सॉइल, तो टफ को क्या करना है, लूज करना है। टफ को क्या करना है, लूज करना है। कोई लूज मोशन वाली डेफिनेशन नहीं है इसमें, लूज मोशन मत डालो अपने, लूज करना है बस। लूजनिंग ऑफ सॉइल, लूजनिंग कैसे करेंगे, उस सॉइल को टर्न कर देंगे, उस सॉइल को टर्न कर देंगे। कैसे, अल्टा पल्टी, उसमें क्या हम उसको आंधी चलाएंगे? नहीं बेटा, बस खुरपी लेके या फिर हाथों से ही हम, देखो कभी लगाए गमले, घर में गमला लगाया है,
मम्मी तुलसी प्लांट लगाती हैं तो उसमें क्या करती हैं, ऊपर की जो सॉइल होती है वो ख़राब हो जाती है तो उसको थोड़ा सा हटा देती हैं, और जो नीचे की अच्छी वाली सॉइल होती है उसको टर्न कर देती हैं, सॉइल को क्या कर देती है वो टर्न कर देती हैं। तो टर्निंग ऑफ सॉइल, यही होता है टर्निंग ऑफ सॉइल। इसको करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, मैंने बताया ताकि आपकी जो रूट्स हैं वो एकदम डीप जा सकें, और क्या करना चाहिए, ताकि प्रमोट कर सकें हम, किसको प्रमोट कर सकें, ग्रोथ ऑफ, जो इसके लिए किसको चाहिए, अर्थवॉर्म। एक किसान होता है वो चाहता है कि नेचुरल जो आपके बायो माइक्रोब्स होते हैं, अर्थवॉर्म्स होते हैं, वो नेचुरली आ जाए वहाँ पे, वो आपको बहुत हेल्पफुल होते हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में। तो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में जो अर्थवॉर्म होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो उनकी ग्रोथ को चाहेगा कि उनकी ग्रोथ ऑटोमेटिकली हो जाए, तो वो क्या करता है, प्रमोट हो जाए, प्रमोट ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड आपका माइक्रोब्स। ठीक है, मैम की राइटिंग पे मत जाना, मैम की भावनाओं पर जाना बेटा, मैम की भावनाओं पर जाना। और देखो आपकी जो नीचे बोलते हैं ना, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसमें प्लांट वाटर के साथ और क्या खींचता है, न्यूट्रिएंट्स खींचता है। तो बेटा नीचे नीचे दब गए हैं न्यूट्रिएंट्स, उनको ऊपर भी लाना पड़ेगा। तो न्यूट्रिएंट्स को, तो जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल, राइस क्यों लिख रही हूँ, राइस की क्रॉप थोड़ी है, रिच सॉइल है, वो ऊपर आ जाए, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स वाली जो सॉइल है वो आपकी ऊपर आ जाए। अब इसके लिए कौन कौन से आपके टूल्स को यूज़ करा जाता है, तो आपका ये प्लग इसको यूज़ करा जाता है, ये हॉई इसको यूज़ करा जाता है, और आजकल तो ये चल गए आपके ट्रैक्टर के पीछे इसको लगा दो और मस्त कल्टीवेटर इसको चला देता है वो, और मस्त इससे आपका काम बच जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से, हाँ, इसमें ट्रैक्टर में इसको लगा देते हैं कल्टीवेटर को और मस्त चलाता रहता है, मज़ा आता है, इससे पूरी वो सॉइल है वो आपकी ऊपर आ जाती है और लूजनिंग और टर्निंग अपने आप हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिपरेशन तो हमने कर ली। अब बोएंगे हम बीज को, तो बीज को किस तरीके से बोएंगे, तो इसमें वही है, लिख दो पुटिंग ऑफ सीड्स को ऐसे ही बो देंगे, सॉइल ली, सीड्स रख दिए एक ही जगह पे, नहीं बेटा, बहुत गलत तरीका है, इस तरीके से सीड्स नहीं बोते। पहले उनकी क्वालिटीज़ को देखेंगे, क्वालिटीज़ कैसी होनी, मैम क्वालिटीज़ को क्या देखेंगे, पैकेट आएगा मार्केट से उसी को खरीद लाएंगे और उसको दे देंगे, नहीं बेटा, देखना चाहिए क्लीन होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए, हेल्दी भी देखेंगे, हेल्दी में क्या है, हमें कैसे पता पड़ेगी हेल्दी है, तो उसके लिए हम वाटर टेस्ट करेंगे ना, वाटर टेस्ट का कैसे पता पड़ेगा, देखेंगे बेटा, रुको, हेल्दी होने चाहिए। हाई यील्डिंग क्या होता है बताती हूँ बेटा, हाई यील्डिंग सीड होने चाहिए, मतलब जो हाई यील्डिंग मतलब वो हमें ज़्यादा क्रॉप दें बेटा, क्या फ़ायदा थोड़ी सी क्रॉप दें, हम इतनी सारी मेहनत करें, इतने सारे स्टेप्स कहाँ गई, इतने सारे स्टेप्स फॉलो करें और सीड ही बेकार क्वालिटी के होए, दूसरे स्टेप में फेल हो गए और बाकी सारे स्टेप्स भी कर लिए और लास्ट में स्टोरेज के टाइम में पता पड़ा फसल कम हुई, दूसरे वाले किसान की ज़्यादा हो गई, तुम पीछे रह गए, तुमने मेहनत सारी कर ली, तो क्या फ़ायदा निकला, तुम्हारे हेल्दी क्वालिटी के सीड नहीं थे, तुम्हारे हाई यील्डिंग सीड नहीं थे। अब बेटा ये वाटर टेस्ट क्या है हमको ये बताओ। तो देखो बेटा, मैं एक ब्लैंक स्लाइड लेती हूँ, उस पर तुमको बताती हूँ। ठीक है, देखो ये है एक कटोरा जिसको तुमने भर दिया पानी से। अब इसमें हम डालेंगे सीड्स, ये डालें ये वाले, इसमें हम डालेंगे सीड्स। कुछ सीड्स तो पानी में नीचे डूब गए और कुछ मस्त ऊपर तैर रहे हैं बेटा, कुछ नीचे तो पानी में डूब गए और कुछ ऊपर तैर रहे हैं। अब देखो कुछ पानी वाला डांस कर रहे हैं, वो वाले ज़्यादा अच्छे होने चाहिए या नीचे वाले, मैम ऊपर वाले अच्छे हैं, नीचे वाले भारी हैं, ज़्यादा खाते हैं, ऊपर वाले अच्छे हैं, ऊपर वालों को ले लो। ठीक है, ज़्यादा हल्के हैं, ज़्यादा चलेंगे हम पे, ज़्यादा डलेंगे, ज़्यादा सीड्स डलेंगे तो ज़्यादा फसल उगेगी, तो हम ऊपर वालों को डाल देंगे, नीचे वालों को फेंक देंगे, नीचे वाले में पानी भर गया है, अब वो ख़राब हो गए हैं। नहीं बेटा, ये वाले ख़राब हैं, ये वाले अच्छे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो बेटा देखो,
ये वाले ऊपर तैर रहे हैं, इसका मतलब ये है हल्के, ये है हल्के, मतलब ये है तुम्हारी लैंग्वेज में तुम्हारा दिमाग है हल्का, और ये है खोखला। क्या है ये? खोखला। क्या है ये? खोखला। इसके अंदर नहीं है कुछ भी, तुमको पागल बना दिया दुकानदार ने। इनके अंदर है मस्त मस्त माल जो सीड के अंदर चाहिए। तो ये एक्चुअल में है एक अच्छे सीड्स, हेल्दी सीड्स, हाई यील्डिंग सीड्स। समझ में आ गई मेरी बात? तो इनको डालेंगे हम, पापा मारेंगे इनको डाल दोगे तो। समझ में आ गई? तो चलो, तो कौन से डालेंगे? ये वाले सीड्स को हम डालेंगे। तो यहाँ पे वाटर टेस्ट हमने कर लिया, तो वाटर टेस्ट तो यहीं पे हो गया। तो ये रहा आपका वाटर टेस्ट। हाँ, तो इसके लिए हम सीड ड्रिल का यूज़ करते हैं और एक एक करके ये क्या करती है, सीड्स को डालती जाती है मस्त इस तरीके से। अब बात करते हैं हम मैन्योर और फर्टिलाइजर्स की। मैन्योर क्या होते हैं? मैन्योर होते हैं आपके नेचुरल, और ये होते हैं आपके केमिकल। याद कैसे होगा? याद नहीं होता हमको कुछ भी। तो देखो, मैं हूं ना, JPM लगा दो। मैन मेड नहीं, मैन। जैसे आदमी खुद से बन गया, ऐसे ये भी नेचुरल खुद से बन गई, खुद बन गई, खुद ही बन गई, खुद ही बन गई। फर्टिलाइजर, F फॉर फर्टिलाइजर, F फॉर फैक्ट्री, ये फैक्ट्री में बनेंगी। समझ में आ गई? इसको मैन मेड में समझ लेना। मैन खुद ही बन गया, कुदरत का ही नमूना है एक, ऐसे ये कुदरत के ही नमूने हैं मैन्योर। और F फॉर फर्टिलाइजर, F फॉर फैक्ट्री में बने हैं ये। समझ में आ गई मेरी बात? समझ में आ गई मेरी बात? अब यहाँ पे देख लो, ये सोर्स क्या है? खुद नेचुरल सोर्स हैं, और ये क्या है? फैक्ट्री में बनाए हैं। ठीक है, इसके न्यूट्रिएंट्स लो होते हैं। अरे नेचुरल है फिर भी लो है? हाँ, इसलिए तो फैक्ट्री में बनाने की जरूरत पड़ी। अब इसको यूज कर लेते हैं किसान, इसलिए तो फसलें खराब हो जाती हैं और जल्दी। देखो, ये सॉइल की उसको इम्प्रूव नहीं कर पाती, ये सॉइल को ख़राब कर देती हैं, लेकिन ये सॉइल को अच्छा रखती हैं। वाटर को अच्छे से होल्ड करने की कैपेसिटी इनके अंदर होती है। लेकिन दिक्कत क्या आती कि ये टाइम ज़्यादा लगा लेती हैं, और ये टाइम क्विकली, मतलब ये टाइम कम लेती हैं फसल देने में। बस यही कारण था फर्टिलाइजर्स को देने का। मैन्योर, देखो, अच्छी चीज़ें हमेशा वक्त लेती हैं, अच्छी चीज़ें हमेशा वक्त लेती हैं। तो मैन्योर ने हमेशा वक्त लिया, इसलिए उसको रिप्लेस कर दिया फैक्ट्री ने। समझ में आ गई? पर ये बात भी बताए तुमको कि जो चीज़ें जल्दी मिल जाएं उन चीज़ों की कदर कम होती है। ठीक है, तो इन चीज़ों की और उन चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते ही हैं, उन चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते ही हैं। तो देखो, ये नेचुरली सोर्स हैं, भले ही ये लो कंटेंट दे रही हैं आपको, बट भले ही आपको मतलब आपका टाइम ज़्यादा ले रही हैं, ये भले ही टाइम ज़्यादा ले रही हैं, लेकिन ये देखो सॉइल को अच्छा बना के रख रही हैं, वाटर को अच्छे से होल्ड करके रख रही हैं, और इको फ्रेंडली होती हैं। और हमारी फसल भी जो बन के आ रही है वो एकदम सेफ रखती हैं। हमारे लिए एकदम सेफ मेथड होता है ये। कैसा होता है? सेफ मेथड होता है। देखो बेटा, पर किसान भी क्या करें, दुनिया आगे बढ़ जाएगी, उनको फसल चाहिए, उनको तो जल्दी फसल चाहिए, तो फैक्ट्रीज में बन गए फर्टिलाइजर्स जो कि मैन मेड थे, फैक्ट्री में केमिकल्स के थ्रू बन गए जो कि ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स वाले थे, जो कि ज़्यादा फसल बना के दे रहे थे। यहाँ पे अवेलेबल मतलब ज़्यादा थे, ये जल्दी क्विकली मिल रहे थे, मतलब ये ज़्यादा अवेलेबिलिटी भी नहीं थी इनकी। ठीक है, ये ज़्यादा समय पर मिल भी रहे थे। ठीक है, और यहाँ पे पर ये सॉइल को ख़राब कर रहे थे, ये वाटर को भी कम होल्ड करके रख रहे थे, और ये आपकी सॉइल को पॉल्यूट कर रहे थे, वाटर को भी पॉल्यूट कर रहे थे, और ये इन्वायरमेंट के लिए सेफ़ नहीं थे, इको फ्रेंडली नहीं थे, किसी के लिए भी, वे सॉइल के लिए भी, वाटर के लिए भी, और हमारे लिए भी सेफ़ ये नहीं थे। सेफ ये नहीं थे क्या हैं? सेफ ये नहीं है, सेफ ये नहीं है। समझ में आई मेरी बात? तो ये भले ही आपके नेचुरल हैं, समय ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन ये सेफ हैं, लेकिन यूज़ इनको भी करा जाता है। अब देखो कितने टाइप के मैन्योर होते हैं आपके, जैसे आपके फार्म यार्ड मैन्योर, वहीं पे आपका मैन्योर कुछ बन जाता है। देखो जैसे गोबर वगैरह जो खाद वगैरह होती है उसी को मैन्योर। अब कंपोस्ट क्या होता है? जो आपका घर का जो भी आपका जैसे वेजिटेबल पील वगैरह हो गया, और आपका कुछ भी घर का जो वेस्ट हो गया उसको हम इकट्ठा कर लेते हैं और उसको कंपोस्ट हम बोल देते हैं, वही होता है आपका कंपोस्ट। ठीक है, ग्रीन मैन्योर, आपकी पत्तियाँ होती है झड़ जाती हैं, वो आपकी एक ही जगह इकट्ठी कर दो, धीरे धीरे वो क्या हो जाती है? आपकी मैन्योर की तरह यूज़ होती हैं। तो कम पाया जाता है, धीरे धीरे बनता है, इसमें टाइम लग जाता है आपका।
ठीक है। वर्मी कंपोस्ट नाम ही है वर्मी, जो आपका वॉर्म्स बनाते हैं, वॉर्म्स के थ्रू आपका जो बन रहा है कंपोस्ट वो होता है आपका वर्मी कंपोस्ट। तो ये आपके कुछ जो नेचुरल जो आपके मैन्योर होते हैं वो होते हैं ये, पर ये इको फ्रेंडली होते हैं। और फर्टिलाइजर्स तो आपके देखे ही हैं, वो तो आपके फैक्ट्रीज में बनते हैं, आपके गोली गोली से आपने देखी होंगी वाइट वाइट कलर की, छिड़काव कर देते हैं पूरे में, बहुत ज़्यादा आपके क्या होते हैं वो हानिकारक होते हैं, ठीक है। इरिगेशन, इरिगेशन क्या होता है, पानी ही पानी होगा, पानी ही पानी, बट एक अच्छी तरीके से पानी देना ज़रूरी होता है। तो इरिगेशन क्या है, सप्लाई ऑफ वाटर, सप्लाई ऑफ वाटर, सप्लाई ऑफ वाटर। किस तरीके से, मेथड ऑफ इरिगेशन, देखो दो तरीके से पानी दिया जाता है, एक ट्रेडिशनल मेथड से और एक मॉडर्न मेथड से, एक ट्रेडिशनल मेथड से और एक मॉडर्न मेथड से। अब ट्रेडिशनल मेथड क्या है आपके, एक देखो इस तरीके से मोट, ढेकली और आपका चेन पंप और राहत, इस तरीके से दिया जाता है आपका। काफ़ी सारे देखो इस मोट ऐसे मोट्स ही बना लेते हैं, उस तरीके से भी इरिगेशन दी जाती है आपका। यहाँ पे ढेकली में मटका टाइप इस तरीके से आपका ये देखे, और यहाँ पे पानी आ रहा है यहाँ से, और यहाँ पे आपको पूरे में इरिगेट हो जाएगा। यहाँ पे देखो आपका चेन बना दी है और इसमें काफ़ी सारे आपके मट पॉट लगा दिए हैं, और ये आपका एक चेन आपकी घूमेगी और उस तरीके से आपका पानी चलता चला जाएगा और आपका पूरा खेत को पानी दे दिया जाएगा। और यहाँ पे देखो आपका यहाँ पे बुल लगा दिया है, और बैल क्या करेगी, ये घूमेगी और इस तरीके से पूरे पॉट्स घूमेंगे और पानी देते चले जाएंगे। इस तरीके से आपके ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ हो रहे हैं। मॉडर्न मेथड देखो जो आज के टाइम पे यूज़ होते हैं, स्प्रिंकल सिस्टम बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बड़े मैं दिखाती हूँ। देखो स्प्रिंकल सिस्टम जो क्या होता है, इसमें क्या होता है, देखो ये मशीन है, ये इस तरीके से घूम रही है और चारों तरफ अपना छिड़काव यहाँ पे कर रही है पानी का, बड़े ही अच्छे तरीके से। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, ड्रिप यानी कि बूंद बूंद करके घड़ा बढ़ता है, इसी तरीके से बूंद बूंद करके आपका पानी दे रहे हैं, आपका इरिगेशन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पानी हो रहा है यहाँ पे एक एक बूंद करके, और यहाँ पे पूरे में छिड़काव हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपका इरिगेशन वाला टॉपिक भी हो गया। देखो क्या क्या हो गया, हमने सॉइल भी प्रिपेयर कर ली, सीड भी दे दिए, और आपका मैन्योर फर्टिलाइजर्स भी डाल दिए उनमें, ताकि आपकी अच्छे से सॉइल प्रिपेयर हो जाए, ठीक है। उसके बाद हमने पानी भी दे दिया। अब हमें क्या करना है, पानी देने के बाद अब हमें उन्हें वीड्स से बचाना है। वीड्स क्या होते हैं, देखो बेटा हमें फसल किसी और चीज़ की करनी है, लेकिन अगर उस जैसे ये देखो दूसरा पेज दिखाती हूँ, देखो हमें यहाँ पे हमारी ये सॉइल हमने प्रिपेयर करी है, पानी वानी सब दे के। अब हमें फसल यहाँ पे गेहूं की करनी है, लेकिन पहले से ही यहाँ पे कुछ और किसी और चीज़ के पौधे छोटे छोटे उगे हुए थे, छोटे छोटे पौधे यहाँ पे पहले से किसी चीज़ के उगे हुए थे, जो कि पहले से हट नहीं पाए थे, ठीक है। पहले से यहाँ पे छोटे छोटे किसी और चीज़ के, जो कि हमारी जो हम फसल करने जा रहे हैं, अभी हमारे सीड्स उगे नहीं हैं, ठीक है, इसमें हमने सीड्स बो दिए हैं, अब वो उनको ख़राब कर सकते हैं, उनमें कोई बाधा ला सकते हैं, ठीक है। तो इन वीड्स से बचाने के लिए पहले इनको हटाना पड़ेगा, इनको अभी हटाना पड़ेगा, इन्हीं को बोलते हैं हम वीड्स। क्या बोलते हैं, वीड्स। तो इनको हमें इनको हटाने के लिए इनमें वीडीसाइड्स डालना पड़ेगा, ठीक है। तो इनको हमें बचाना पड़ेगा अपनी फसल को, तो प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, ठीक है। तो छोटे छोटे ये पौधे निकल आते हैं, पहले से उसमें होंगे उस भूमि पर, तो उनको हमें हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको दो तरीके से हटा सकते हैं, मैनुअल तरीके से उसको हम खुरपी से हटा सकते हैं, खुद अपने हाथों से हटा दें, या फिर हम उसे वीडीसाइड से हटा दें, मतलब उनमें छिड़काव कर दें, वो खुद से मर जाएंगे। दो तरीके होते हैं। वीडीसाइड से क्या होता है कि हमारे वो सीड्स जो हमने बो दिए हैं उनके अंदर चला गया, तो उससे हमें नुकसान हो सकता है, हमारी उसी से तो देखो बीमारियाँ फैलती हैं आजकल। और अगर मैनुअल तरीके से हटाते हैं खुरपी से, तो एक एक करके नेचुरल तरीका है, अच्छा तरीका है, लेकिन इससे सारे नहीं हट पाते, ठीक है। इससे कुछ ऐसे होता है, इससे सारे नहीं हट पाते, इसलिए हमें वीडीसाइड्स यूज़ करना पड़ता है, जिससे पूरे के पूरे मर जाते हैं पूरे तरीके से, ठीक है, छोटे मोटे बड़े छोटे सब तरीके से। इसलिए वीडीसाइड्स आ गए आपके नेचुरल तरीका, मतलब ट्रेडिशनल तरीका, ठीक है। अब डेफिनेशन आप लिख लो यहाँ पे, एग्जाम में तो बेटा डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, समझ तो आप कितना भी लो, इसलिए आपको डेफिनेशन भी ज़रूरी है। अनवांटेड plants that grow naturally along with a crop,
जो क्रॉप आपने बोई है उसके साथ कुछ ऐसे अनवांटेड प्लांट भी ग्रो करने लग जाते हैं जिनको हटाना ज़रूरी है, वरना वो उस क्रॉप को ख़राब कर देंगे। ठीक है, तो उनको हटाना ज़रूरी है। क्यों हटाना ज़रूरी है? क्योंकि देखो अब हम पानी देंगे तो इनको भी पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये क्या करेंगे, ये प्लांट वाटर भी लेंगे, न्यूट्रिएंट्स भी लेंगे, स्पेस भी लेंगे, लाइट भी लेंगे और उनके साथ एक कॉम्पिटिशन सा करेंगे। ठीक है, जब इनकी ज़रूरत ही नहीं है हमको, एक पहली बात तो ये हमको कुछ दे नहीं रहे, हमको यहाँ पे गेहूँ चाहिए, हमको वीट चाहिए, यहाँ पे हमको वीट चाहिए, तो हमको ये पहली बात तो हमको ये चाहिए ही नहीं, तो हम इनको पानी क्यों दें, न्यूट्रिएंट्स क्यों दें, स्पेस इतना हम क्यों दें। हमारा बीज यहाँ पे, हमारा यहाँ बीज उगना है और यहाँ पे ये आ गया है, तो हम यहाँ पे इसको क्यों देंगे, इसको हटा देंगे हम यहाँ से। यहाँ पे हमारा बीज उगना है, हम इसको क्यों देंगे इतना स्पेस, हमको पूरे स्पेस में हमारी फसल चाहिए। हम इन अनवांटेड इतना सारा वीड्स हमारा अनवांटेड होगा तो हम अपनी फसल को कहाँ लगाएंगे। ठीक है, तो यही बात होती है बस इनको। ठीक है, ये बीच में कंपटीशन सा कर रहे हैं, तो हम इन बच्चों को उठा के अपने बच्चों को बिठाएंगे यहाँ पे, अपनी फसल को बिठाएंगे यहाँ पे, बस यही बात होती है। ठीक है, मेथड ऑफ वीड कंट्रोल, तो यही मैंने बताया कि यहाँ मैनुअल रिमूवल भी हो सकता है और वीडिसाइड्स भी यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। समझ में आ गया बेटा। और देखो अगर पेस्ट लग जाते हैं तो पेस्टिसाइड यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, सुना भी होगा आपने नाम, पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं बेटा, बट हटाना पड़ता है बेटा, पेस्ट लग जाएंगे, कीड़े लग जाएंगे फसल में, वो फसल खराब हो जाएगी, किसान भी क्या करें आखिरकार। ठीक है, देखो हार्वेस्टिंग क्या होता है, अब फसल हो गई है, अब फसल हो गई है, अब फसल आ गई है, अब फसल आपकी उग गई है, वो सीड्स भी आ गए थे, उनके साथ ये वीड भी उगाए थे, उन वीडों को हटा दिया है और आपकी फसल उग गई है। अब उस फसल को काटने का टाइम आ गया है, अब उस फसल को काटने का टाइम आ गया है, अब उस फसल को काटने का टाइम आ गया है। चलो अब उस फसल को काटते हैं। लिखो यहाँ पे कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट्स मैच्योर। अब वो बड़ी हो गई है, बेटी को विदा करने का टाइम आ गया है। ज़्यादा ही बोल जाती हूँ। ठीक है, अब देखो इसको कैसे भी कर सकते हैं। एक तो ये मशीन आती है कंबाइन मशीन, ये तीनों काम कर देगी, हार्वेस्टिंग का, थ्रेशिंग का और विनोइंग का, मतलब सॉरी थ्रेशिंग का और विनोइंग का। ठीक है, कटाई तो तुमको करनी पड़ेगी, तो थ्रेशिंग का और विनोइंग का दोनों काम ये कर देगी। आई थिंक कटाई भी करती है, देखो मुझे इतना नहीं पता है, मैंने यूज़ नहीं करी है। ठीक है, तो ये तीनों काम कर देती है। ठीक है, अब देखो थ्रेशिंग और विनोइंग ये क्या होता है, हार्वेस्टिंग तो कटाई हो गई, काटना, थ्रेशिंग तुमने देखा होगा गांव में, इसको एक पीटेंगे। अब इस फसल को क्या करेंगे, पीटेंगे, पीटो 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 पीटो, अब पीटो, अब इसमें पीटो, और पीट पीट के, जैसे गेहूं है और गेहूं का देखो नीचे वाला हिस्सा तुम्हारे हाथ में ही रह जाएगा और ऊपर वाला जो हिस्सा है वो आपका नीचे गिर जाएगा। यहाँ पे ये आगे तुम्हारे गेहूं तुम्हारे हाथ में है और यहाँ पे पीटो इसको। ठीक है, इसी तरीके से निकलेंगे, पीट पीट के ही निकाला जाएगा इनको। अब आगे विनोइंग, अब देखो तुम्हारे हाथ में ये तुमने ले लिए विनोइंग के लिए गेहूं, अब इनको ऊपर उछाला और यहाँ पे तुमने पंखा लगा लिया। तुमने देखा होगा हवा चलती है तो नेचुरली विनोइंग हो जाती है, लेकिन जब हवा नहीं चलती, अब तुमको तो विनोइंग करनी है, तो तुम आगे क्या लगा लेते हो, तो पंखा लगा लेते हो, तूफानी पंखा, मस्त हवा पंखा, और पंखे से उड़ती है। अब इसमें जो कचरा होगा ना, डस्ट, हस्क जिसे हम बोलते हैं, अब वो तुम्हारा उड़ जाएगा। ठीक है, जो ये रहा। ठीक है, और गेहूं तुम्हारे पास आ जाएंगे। ठीक है, ये तो घरों में भी कर लेते हैं, तो तुम्हारे पास ये वाले गेहूं आ जाते हैं, ये तुम घरों में मम्मी कर लेती है वाला काम, तो मैंने भी करा ये वाला काम। तो अरे रे 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 रे, डेफिनेशन लिख लो। ठीक है, प्रोसेस, पीटने वाला लिख लो, प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन सीड्स, मतलब इसमें तुम ग्रेन सीड्स हैं उनको तुम इस चाफ, जो ये तुम्हारे हाथ में चाफ रह गया उससे तुम अलग कर रहे हो ना इसको, ग्रेन्स सीड्स फ्रॉम चाफ। ठीक है, और विनोइंग में तुम क्या करते हो, विनोइंग में तुम विंड की हेल्प से उस ग्रेन को और चाफ को अलग कर रहे हो। यहाँ पे हस्क बोल सकते हो बेटा, ये हस्क है यहाँ पे तुम्हारा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम उसको अलग कर रहे हो इनको। विनोइंग में तुम क्या कर रहे हो, सेपरेशन ऑफ ग्रेन, वही है तुम्हारा। ठीक है, इसको तुम विंड की हेल्प से करते हो, यूज, इसमें एक और चीज़ हो रहा है तुम यूजिंग विंड,
विंड की, मैं तुमको समझा दिया, देखो बहुत हौच-पौच हो गए, मैं लिख नहीं पा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे तुम विनोइंग में क्या करते हो, तुम इन दोनों को ऐसे विंड की हेल्प से क्या करते हो, यहाँ पे तुम उसको ऐसे उछालते हो, तो विंड की हेल्प से जो इसमें जो कचरा होता है, जो अनवांटेड चीज़ें हैं, धूल टाइप है, देखो ये तो तुम्हारे काम की है नहीं, इसको खाओगे तो वो अटकेगी भाई गले में, काम की तो है नहीं, इसी में से निकली है ये टूट टूट के, कचरा बन के, धूल मिट के, तो ये तो तुम्हारी अलग हो जाएगी। और जो तुम्हें ग्रेन चाहिए एक्चुअल में, ये तुम्हारे अलग आ गए, ठीक है। ये तुम्हारी कंबाइन मशीन भी आती है जिससे तुम्हारी कंबाइन हो जाए। अब आ गया टाइम स्टोरेज का। अब तुम्हें ये गेहूं मिल गए, अब तुम इनको स्टोर करोगे। अब देखो, अब आ गया है स्टोरेज का टाइम। अब तुम इनको क्या करोगे, स्टोर करके रखोगे। अब तुम क्या करोगे, टू प्रोटेक्शन करके रखोगे इनके, प्रोटेक्ट, किससे प्रोटेक्ट करोगे, मॉइस्चर से, इंसेक्ट से, और चूहे वगैरह हो जाते हैं उनसे, ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, इन सब से इनको प्रोटेक्ट करके रखोगे, ठीक है। अब देखो, अगर कम है तो स्मॉल स्केल स्टोरेज पे रख लोगे, और ज़्यादा है तो लार्ज स्केल स्टोरेज पे रख लोगे। लार्ज स्केल पे इनमें रख लोगे, और अगर कम है तो घर में ये पाए जाते हैं, इनमें रख लोगे। अब देखो, इनमें लीव्स की छपी हुई हैं, तो देखो तुमने सुना होगा जब इनमें हम रखते हैं बोरियों में भर के इनको, तो इनमें हम क्या करते हैं, नीम की लीव्स डाल देते हैं। तो नीम की लीव्स जब हम डाल देते हैं ना, तो उससे ड्राई नीम की लीव्स से इसमें भी डाल सकते हैं, इसमें भी डाल सकते हैं, तो इससे क्या होता है, इसमें कीड़े वगैरह, इंसेक्ट वगैरह लगने का डर नहीं रहता, तो इससे प्रोटेक्ट होके रखती हैं, ठीक है। तो इसमें हम नीम की लीव्स डाल देते हैं, ड्राई नीम लीव्स, इसको प्रोटेक्ट करके रखती हैं इनको। समझ में आ गई मेरी बात? राइटिंग बहुत खराब आया है आज मेरा, बट आपको समझ में आना, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए बेटा, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अब देखो, यहाँ पे लार्ज स्केल में आप इनको सिलो में रखते हो और ग्रेनरीज में रखते हो। आपने देखा होगा ग्रेनरीज में आपके बनाई जाती हैं, आपकी गांव में आपने देखी भी होंगी, ठीक है। यहाँ पे आपका लार्ज स्टोर हाउस होते हैं, जो कि आपके केमिकल स्प्रे यहाँ पे मतलब छिड़क दी जाती हैं, जिनमें आपका फिर स्टोर करके रखा जाता है। अब लास्ट टॉपिक है आपका एनिमल हस्बेंड्री। हस्बेंड्री, एनिमल, हस्बैंड को एनिमल बोल दिया, अरे वाह शाबाश, यही तो चाहिए था हमको। अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं करते, हस्बैंड को एनिमल नहीं बोलना है। यहाँ पे आपका एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है, यहाँ पे एनिमल्स को लार्ज स्केल पर रखा जाता है, उनको प्रॉपर फूड दिया जाता है, रहने की जगह दी जाती है, उनको खाना दिया जाता है, और फिर उनसे तुम्हारा खाना लिया जाता है। यानी कि गाय को एक लार्ज स्केल पर रखा जाएगा, जिसे हम गौशाला बोल देते हैं, वहाँ से उनसे मिल्क लिया जाएगा, ठीक है। फिर उस मिल्क से तुम बहुत सारी चीज़ें ले लेते हो, मिल्क भी दिया जाता है बल्क में, फिर वहाँ से तुम उससे बटर बनाते हो, घी बनाते हो, मक्खन, ठीक है, और कर्ड वगैरह, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें। अब हैन को लार्ज एरिया पे रखा जाता है, फिर उससे तुम एग लेते हो बहुत सारा। फिश को रखा जाता है, फिर उसको एक्वाकल्चर बोलते हैं उसको हम, ठीक है, और उसको तुम क्या करते हो, उससे तुम फिश ही लेते हो, फिश को ही बेक रखते हैं हम, ठीक है, एक्वाकल्चर इसे हम बोलते हैं। और यहाँ पे हम गॉट को रखते हैं, उससे भी हम मिल्क ही लेते हैं। गॉट का मिल्क कौन पीता है बेटा, रखते हैं मिल्क को, और बहुत लोग लेते भी हैं गॉट का मिल्क, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या रखेंगे हम इसकी, रियरिंग एनिमल्स ऑन लार्ज scale with proper food, shelter, अरे यार, फूड, शेल्टर एंड केयर फॉर फूड प्रोडक्ट। अपने फूड प्रोडक्ट के लिए तो तुमको फूड शेल्टर दे रहे हो, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, अपने काम के लिए तो तुम दे रहे हो, किसी इंसान को भी तुम रोटी ना दो। अगर तुम्हारा काम नहीं बनता तो तुम किसी इंसान को रखोगे? इतने लार्ज एरिया पे तुम किसी को रख सकते हो, प्रॉपर फूड दो, शेल्टर दो, उसको केयर दो, तुम रख सकते हो। अगर गाय तुमको मिल्क ना देती तो क्या तुम उनको इतने लार्ज एरिया पर रखते? ठीक है, समझ में आई मेरी बात? तो मिल्क दे रही है वो तुमको, इसलिए तुम उसको रख रहे हो, तो इसको ही बोलते हैं हम एनिमल हस्बेंड्री। समझ में आ गई मेरी बात? ऐसे ही सिल्क वॉर्म्स को रखते हैं, उसको हम बोलते हैं सेरीकल्चर।
समझ में आ गई। फिशेस को रख रहे हैं, एक्वाकल्चर बोल रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री के ही अंदर ये सारे चीजें आ जाती हैं। और यहाँ पे ये सारा चैप्टर हमारा समाप्त होता है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। यहाँ हमने पढ़ा कि किस तरीके से किसान मेहनत करता है, एक क्रॉप को उगाता है। और आज के बाद तुम खाने में कुछ भी बने मम्मी को ये शिकायत मत करना कि मम्मी खाने में ये क्यों बना दिया, हमको ये सारी सब्जी पसंद नहीं है। क्योंकि बेटा किसान ने बहुत मेहनत करी है उस रोटी को बनाने में, उस गेहूं को बनाने में, उस चावल को बनाने में, और वो किसान बहुत मेहनत करता है। तुम तो इतनी जल्दी बोल देते मम्मी खाने में नमक ज़्यादा हो गया, ये ज़्यादा हो गया, वो ज़्यादा हो गया, लेकिन उस किसान की उसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत होती है। समझ में आ गया। और इस वीडियो के पीछे भी बेटा बहुत मेहनत है। तुम तो बोल दोगे कि यहाँ पे गंदा राइटिंग है, ये ठीक से नहीं लिखा है पीपीटी में, ये नहीं लिखा है, वो नहीं लिखा है। बेटा बहुत मेहनत लगी है और 1 लाइक तो बनता है। और अगर वीडियो अच्छी लगी, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी, स्पेशली जेपीएम वाला पार्ट अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो हेल्पफुल लगी, तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर जरूर करिएगा और वीडियो को 1 लाइक जरूर दीजिएगा। थैंक यू।